आज हम पुस्तकालय प्रबंध के संबंध में विचार करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज हर क्षेत्र में प्रबंधन की आवश्यकता है और पुस्तकालय विज्ञान का जो क्षेत्र है वो भी इससे अछूता नहीं रह गया है। बिना प्रबंध के आजकल कोई भी कार्य संभव नहीं हो पाता। तो आज हम देखते हैं पुस्तकालय प्रबंध के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान करने का प्रयास करते हैं। और ये जो है ये मतलब एमएड के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए और बी लिप के लिए उपयोगी होगा ये। तो आइए हम पुस्तकालय प्रबंध पे, ये इंट्रोडक्शन है पुस्तकालय प्रबंध। आप लोग जैसे जानते हैं कि पुस्तकालय जो प्रबंध है व्यक्तियों को नियोजन करना प्रबंधन कहलाता ही है। बिना प्रबंध के चाहे आज कोई भी क्षेत्र हो, बिना प्रबंध के कोई भी कार्य संभव नहीं है। देखिए मैनेजमेंट जो है वो मतलब प्रबंधन जो है अंग्रेजी भाषा के मैनेजमेंट शब्द से बना हुआ, जो कि तीन शब्द जो है जैसे मैनेज, मैन प्लस टी, टी मतलब टेक्टफुली, इन शब्दों पे के आधार पर ही मैनेजमेंट शब्द का निर्माण हुआ है। और उसका अर्थ मेनली क्या है? व्यवस्था करना, मतलब मानव से मिलकर युक्तिपूर्ण कार्य करके एक व्यवस्था जो कर्तव्य करते हैं ये मैनेजमेंट कहलाता है। इस प्रकार मैनेजमेंट का अर्थ है किसी संस्था में कौशलपूर्ण युक्ति के साथ मानव की व्यवस्था और संचालन करना ही प्रबंधन कहलाता है। आप लोग तो जानते हैं कि प्रबंधन एक प्रक्रिया है जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रबंधन से मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का समन्वय कर उपयोग नियंत्रित एवं संगठित करता है, लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है, ये प्रबंधन कहलाता है। संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के प्रयासों को एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उस कार्य के प्रति निर्देशित नियोजन एवं समन्वय करना ही प्रबंधन कहलाता है। परिभाषाएं, प्रबंधन की अनेक परिभाषा दी गई हैं जिसमें से मैं एक दो का यहाँ पे विवरण कर रहा हूँ। जैसे हेनॉल्ड कून्स जी ने कहा है, प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूह के साथ और उसके द्वारा कार्य करने की कला है। मतलब ये मानते हैं कि प्रबंध ये औपचारिक रूप से संगठित समूह, एक समूह रहता है उसको संगठित करके अपने को चलना है और उसके द्वारा कार्य कराने का ये कला, ये प्रबंधन कहलाता है। इसके अलावा एफ.डब्ल्यू. टेलर ये मानते हैं कि प्रबंध एक कला है जिसमें उद्देश्य को निर्धारित करके कम से कम समय में अपने उद्देश्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये इन्होंने बताया है कि ये मानते हैं कि प्रबंध जो है एक कला है। इसके अलावा हेराल्ड कीसन इन्होंने भी इस संबंध में परिभाषा दिया है। वो यह मानते हैं कि व्यक्तियों से मिलकर कार्य कराने की कला ही प्रबंधन कहलाती है। मतलब कुल मिला के प्रबंधन का से अपने को ये समझ में आ रहा है कि हमको एक संगठित रूप से जो हमने एक उद्देश्य निर्धारित किया है उसको मिला के अपने उद्देश्य प्राप्ति हेतु कार्य करना है कि उस उद्देश्य को हम कम से कम समय में और बेहतर ढंग से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये प्रबंध से आशा है। अब प्रबंध का उद्देश्य हम देख लेते हैं। जो प्रबंध का उद्देश्य है वो इसी पर आधारित है, मतलब लाइब्रेरी में जो मैनेजमेंट या प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, ठीक है, इस पे हम देख रहे हैं थोड़ा सा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट सिद्धांत को लागू कर कर्मचारियों में उनकी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार हमको कार्य कराना है। ये मैनेजमेंट का एक उद्देश्य होता है ग्रंथालय प्रबंध का, कि हम जो व्यक्ति है या फिर संस्था में जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनसे हम कैसे एक उद्देश्य प्राप्ति के लिए उनके योग्यता अनुसार हम कार्य कराएं। तो इस उद्देश्य को हमको लेके आगे बढ़ना है और जो हम उद्देश्य निर्धारित किए हैं उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये हमको यहाँ पे बेहतर से बेहतर ढंग से कराना है हमको, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या होता है कि लाइब्रेरीज में वास्तु में उपयुक्त जो एकांकी रहते हैं, संचालित करने वाले तत्व रहते हैं, उसको मिलाकर हमको कार्य करना होता है। ठीक है, ये हम प्रबंध की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं कि प्रबंध की विशेषताएं क्या क्या है। जैसे नियोजन की प्रक्रिया है, आप जान रहे हैं कि बिना प्लानिंग के बिना नियोजन के कोई भी कार्य संभव है नहीं है। तो कोई किसी भी उद्देश्य को हमको प्राप्त करने के लिए एक नियोजन की आवश्यकता होती ही है हमको। उद्देश्य का प्रतिपादन, भाई आपको किसी कार्य करने के लिए उद्देश्य निर्धारित करना ही पड़ेगा। बिना उद्देश्य के हम किसी दिशा में आगे बढ़ ही नहीं सकते। व्यवस्था करना है, आपको उद्देश्य निर्धारित किए हैं उसको किस रूप से व्यवस्थित करके आगे बढ़ना है, ये फिर हमको निर्देशित करना है, उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन में उसको आगे बढ़ना है कि भाई हमने जो कार्य जो एक निर्धारित किया है या कुछ उद्देश्य लेकर चले हैं तो एक प्रॉपर डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, तभी हम उस उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। नियुक्ति करना है हमको, मतलब जो हमारा उद्देश्य है या एक संगठन किस प्रकार से है उस आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति वहाँ पे
करनी चाहिए। संपादन और समन्वय कला, कर्मचारियों में प्रॉपर एक कोऑर्डिनेशन होने की आवश्यकता है। बिना कोऑर्डिनेशन के हम उद्देश्य से भटक जाएंगे। तो कर्मचारी जो है उसे प्रॉपर एक कोऑर्डिनेशन करके हमको उस दिशा में आगे बढ़ना है। मूल्यांकन और नियंत्रण करना तथा सुधार करना। मूल्यांकन, किसी भी कार्य का निरंतर मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती ही है। यदि हम मूल्यांकन नहीं करेंगे तो हमारे कार्य में कहाँ कोई कमी पाई जा रही है, उस पर हम नियंत्रण कैसे करेंगे, उस पर सुधार कैसे करेंगे। इसलिए जो कार्य कर रहे हैं उसका मूल्यांकन अति आवश्यक है और उस पर हमको सुधार करके आगे करना, जिससे हम बेहतर उद्देश्य प्राप्त कर सकें। कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करना, भाई समय समय पर जो अपने कर्मचारी हैं या हमारे अधीनस्थ जो जो कार्य कर रहे हैं उनको उसके कार्य के प्रति प्रोत्साहित करना है, जिससे वो आगे बढ़ के और बेहतर रिजल्ट दे सकता है। प्रबंधन एवं प्रशासन, देखिए प्रबंधन और प्रशासन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि प्रशासन किसी चीज़ को निर्धारित करता है तो उसको पालन कौन करवाता है, उसको प्रबंधन करवाता है। जैसे नीति निर्धारण करेंगे, हम उद्देश्य तो ले लिए हैं लेकिन उसके लिए हमको एक नीति निर्धारण की आवश्यकता है। जब हम नीति निर्धारण करेंगे तभी उस दिशा में प्रॉपर बढ़ सकते हैं। निर्देशन, जैसे मैंने ऊपर बताया, एक डायरेक्शन की आवश्यकता रहती है, बिना डायरेक्शन कोई भी कार्य संभव नहीं है। निर्णयात्मक बनाम क्रियात्मक संबंधी कार्य, भाई हम जो कार्य लिए हैं उसके प्रॉपर क्रियान्वयन एक निर्णय के साथ ही करना होगा। नीतियों का क्रियान्वयन, हमको जो नीति बनाए उसका क्रियान्वयन हमको एक करना ही होगा। प्रबंधकीय स्तर, हम जो कार्य करने जा रहे हैं, जो उद्देश्य लें, उसके लिए एक प्रबंधक एक स्टेप बाय स्टेप हमको उस कार्य में आगे बढ़ना होगा। प्रशासकीय एवं तकनीकी योग्यता, भाई जो प्रबंधक के कर्मचारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी क्या योग्यता है, क्या प्रशासन ने निर्धारित किया, उसके हिसाब से हमको आगे बढ़ना होगा। तो प्रबंधन जो प्रशासन है वो एक दूसरे के पूरक है। हमको प्रशासन ने जो नीतियों का निर्धारण किया है या जो बनाया है, एक उद्देश्य लेके चले हैं, उसके हिसाब से प्रबंधन के अनुसार से हमको कार्य कराना है। प्रबंध के सिद्धांत देख लेते हैं। आप लोग तो जानते हैं कि प्रबंध का सिद्धांत आधारभूत नियमों को कहा जाता है, जिनका प्रयोग प्रबंध के लिए किए गए क्रियाओं को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए किया जाता है। सर्वप्रथम वैज्ञानिक प्रबंध शब्द का प्रयोग लुडीन ब्रेडिन ने कब किया था? 1910 में किया है। और पुस्तकालय विज्ञान में प्रबंध का उपयोग सर्वप्रथम 1950 में किया गया। मतलब देखिए, ग्रंथालय विज्ञान में जो प्रबंध का शब्द 1950 में आया। वैज्ञानिक प्रबंध के पिता किसे कहा जाता है? हेनरी फेल को कहा जाता है। अब हेनरी फेल ने प्रबंध के संबंध में कुछ अपने आधारभूत सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। ये 14 सिद्धांत थे। आइए इस पे थोड़ा सा हम विचार कर लेते हैं। जैसे प्रथम है आदेश की एकता। भाई यदि हमको कहीं से आदेश मिला तो किसी एक जगह से ही मिले तब हम वो बराबर उस कार्य को आगे कर सकते हैं। यदि भिन्न भिन्न लोग आदेश देंगे तो जो उद्देश्य है उससे हम भटक जाएंगे। किसी एक उद्देश्य का ही पालन करेंगे तो सही तरीके से कार्य हो जाएगा। निर्देश की एकता, भाई जो डायरेक्शन मिल रहा है, ऊपर आदेश मिला हमको, ठीक है, उसको हम प्रॉपर हमको निर्देश करना है। नीचे निर्देश करना है, तो नीचे मतलब जो जो कार्य करते हैं उनको निर्देशित करना है, एक सही दिशा में करना है। अधिकार एवं दायित्व, भाई जो हमारे अधिकार हमको प्राप्त होते हैं तो हमको उत्तरदायित्व भी प्राप्त होते हैं। हमको कोई किसी ने हमको अधिकार दिए कि आपको अमुक चीज़ करना है, तो हमारा ये दायित्व भी, उत्तरदायित्व भी है, हम उसको सही दिशा में आगे बढ़ाएं। कार्य के विभाजन, हमारे यहाँ जो कार्य करने वाले कर्मचारी हैं या फिर जो प्रबंधन के स्तर के लोग हैं, नीचे के लोग हैं, उनको कार्य विभाजन उनके योग्यता और रुचि के अनुसार हमको कार्य के विभाजन करना है कि वो कार्य किस कार्य को बेहतर ढंग से कर सकता है। वो निजी स्वार्थ है, निजी स्वार्थ की समान हित में गौणता, जहाँ पे एक प्रबंधन या फिर एक योजना, एक उद्देश्य लेके हम चलते तो हमारे निजी स्वार्थ को वहाँ पे हमको त्याग करना पड़ता है, तभी हम सही दिशा, सही उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। क्रम व्यवस्था है, किसी भी कार्य को एक क्रम से आगे बढ़ना है, एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हमको आगे बढ़ना है। केंद्रीकरण, हम जानते हैं कि एक टॉपर जो रहता है ऊपर वाला, वो नीचे के बीच के जो क्या कहेंगे उसको, बीच के लेवल को कम कर दो, डायरेक्टली जो निर्देश देता है उसको केंद्रीकरण कहते हैं, है ना। यदि विकेंद्रीकरण, हम कार्य में विभाजित करेंगे तो ये विकेंद्रीकरण कहलाएगा, लेकिन केंद्रीकरण करके कार्य करना ज़्यादा अच्छा रहता है। अब देखिए कि प्रबंधन जो है ये किस तरह से ये आगे बढ़ता है ये, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ लेवल यहाँ पे बताया हुआ है। जैसे सबसे पहले कर्मचारी हैं कर्मचारी, कर्मचारी को अपन क्या देंगे? कार्य देंगे। लेकिन हमारे यहाँ जो रिसोर्सेस हैं या आंतरिक वातावरण है, इन्वायरमेंट है, कार्य करने की एक प्रकृति है, उसके हिसाब से हमको आगे बढ़ना, तभी हम एक उद्देश्य जो है उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रबंध के तत्व क्या रहते हैं उस पर हम विचार लेते हैं।
हेनरी फयोल महोदय ने 1916 में प्रबंध एवं कार्य के तत्व को व्यवस्थित करके उनको एक विभाजन किया है। कितने शब्दों में, कितने मतलब 5 तत्वों में उन्होंने विभाजन किया है। कौन कौन सा? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन और ये कंट्रोलिंग। ये कहते हैं कि बिना प्लानिंग के कोई भी कार्य संभव नहीं है और उसका प्रॉपर संगठन होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, उसको प्रॉपर एक डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, कोऑर्डिनेशन, कर्मचारियों के आपसी में सहयोग होना चाहिए। हेनरी फयोल महोदय ये मानते हैं कि कोई उद्देश्य की हम पूर्ति करें तो सभी कर्मचारियों में एक कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है और उन कार्यों को कराने के लिए कंट्रोलिंग, एक नियंत्रित दिशा में आगे बढ़ना आवश्यक है। इसी को आगे बढ़ाते हुए लूथर, गुलिक और एल उल्रिक के द्वारा प्रबंधन के 7 नए फॉलोअप जो है वो दिए गए हैं। ये क्या है? ये पोस्ट कार्व है। ये इन्होंने पोस्ट कार्व का सिद्धांत दिया। क्या क्या है ये? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग और बजटिंग। मतलब लूथर गुलिक महोदय ये मानते हैं कि किसी कार्य का प्लानिंग से तो करना ही है, उसका प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन भी जरूरी है। स्टाफिंग, एक सही स्टाफ की हमको आवश्यकता है जो उस कार्य में निपुण हो और अपने निचले स्तर से उस कार्य को उनके योग्यता के अनुसार से करा जा सके। निर्देशन की आवश्यकता है यहाँ पे। प्रॉपर डायरेक्शन के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। कोऑर्डिनेशन, कर्मचारियों में आपसी में सहयोग चाहिए। रिपोर्टिंग, किसी भी कार्य के बराबर प्रतिवेदन होना आवश्यक है। भाई हम किस कार्य को जो उद्देश्य लेके शुरू किए वो कहाँ तक के पहुँचे हैं, वो बराबर दिशा में चल रहे कि नहीं, इसके बीच में रिपोर्टिंग जरूरी है। और किसी भी कार्य करने के लिए बजटिंग तो प्रमुख रहता है, या बिना बजट के कोई भी कार्य संभव नहीं है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन के स्तर क्या होते हैं? किसी भी स्तर में, किसी भी संस्था में लेवल ऑफ मैनेजमेंट से तात्पर्य मैनेजमेंट से संबंध रखने वाले विभिन्न पदाधिकारियों के वर्गीकरण से है। तथापि मैनेजमेंट के कोई भी निश्चित संख्या नहीं है, किंतु सामान्यतः इसको 3 वर्ग में विभाजित किया गया है। देखिए, टॉप मैनेजमेंट, सर्वोच्च एवं शीर्ष प्रबंधन, मिडिल मैनेजमेंट और मध्य प्रबंधन इसको कहा जाता है, और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, पर्यवेक्षणी प्रबंधन। टॉप मैनेजमेंट जो क्या रहता है, हमेशा ये नीतियों का एक निर्धारण करता है। मतलब प्रबंधन के जो टॉप लेवल के लोग रहते हैं ये नीति निर्धारण करते हैं। किसके आधार पे? एक उद्देश्य रहता है, जो हम उद्देश्य निर्धारित किए उसके आधार पर नीतियों का निर्माण किया जाता है। इसमें संस्था के मंडल, प्रबंधन, संचालन, मुख्य प्रबंधक इत्यादि आ सकते हैं। और मिडिल प्रबंधन क्या रहता है? मिडिल प्रबंधन शीर्ष से निम्न स्तर का होता है। ये मतलब टॉप और जो नीचे स्तर रहता है ये दोनों से कनेक्टेड रहता है। ये समस्त निर्देशों का अक्षरशः पालन कराता है। सामान्यतः इस मैनेजमेंट में निम्न अधिकारियों का समावेश होता है, जैसे प्रबंधक, उप प्रबंधक इत्यादि। जो मिडिल मैनेजमेंट जो रहता है इसका एक महत्वपूर्ण मतलब रोल अदा करता है। ये मध्य प्रबंधन को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि एक और जहाँ ये टॉप मैनेजमेंट से जुड़ा, जैसे मैंने बताया, और नीचे के जो रहते हैं उनसे भी जोड़कर ये नीतियों का क्रियान्वयन जो है बराबर सही दिशा में करवाता है। सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, यह प्रबंधन का सबसे निचला भाग होता है, जिसमें पर्यवेक्षणी प्रबंधन के अंतर्गत अधिकारियों का समावेश होता है, जैसे अधीक्षक, पर्यवेक्षक, फोरमैन इत्यादि। इन अधिकारियों का कर्मचारियों से निकटतम संबंध रहता है। कर्मचारियों को समस्या को कुछ ये उसको टॉप लेवल तक पहुंचाने का भी कार्य करता है, या फिर हमारा कार्य किस उद्देश्य को बराबर सही दिशा में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इसकी जानकारी भी ये टॉप लेवल के मैनेजमेंट को देता है। तो इस तरह से आज हम मैनेजमेंट, पुस्तकालय मैनेजमेंट के संबंध में या ग्रंथालय प्रबंधन के संबंध में हमने जानकारी प्राप्त की है, जो कि ग्रंथालय विज्ञान के छात्रों के लिए और एमएड के छात्रों के लिए, एमएड के प्रथम सेमेस्टर के सिलेबस में रहता है। ये उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। आप लोगों ने मेरे वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।